नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तमाम खबरें आपको दिखाएं, पूरे राजस्थान को समेटे हुए ये खास बुलेटिन शुरू करेंगे हम। और इस आधे घंटे में हमारे साथ हर संभाग से हमारे सहयोगी जुड़े रहेंगे, जो आपको बताएंगे आज दिन भर की बड़ी खबरें क्या रही, क्या कुछ खास रहा आपके जिले, आपके कस्बे और आपके संभाग में। यही जानने के लिए शुरू करते हैं राजस्थान 10 बजे। तो सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर संभाग का। जयपुर संभाग की बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं हमारे सहयोगी योगेश शर्मा। कोरोना और किसान, इन दोनों ही विषयों को लेकर अब प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। एक और कोरोना के कारण भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हो चुके हैं, और वहीं अब किसानों के मुद्दे पर भी सियासत इतनी तेज हो गई है कि चाहे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, या गेहूं, चना और सरसों की खरीद का मसला हो, या फिर केंद्र से विशेष पैकेज की मांग हो, या फिर प्रवासियों का मुद्दा हो। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए कोरोना से पहले ही तैयारियों का अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया था, लेकिन बीच में कोविड-19 का जो कहर बरपा, उसने किसानों को भी एक तरह से कहा जाए तो बड़ी चुनौती दी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी कार्यकुशलता के जरिए ये तय कर दिया कि राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के जरिए खरीद की जाएगी, और ग्राम सेवा सहकारी समितियों को खरीद केंद्र बना दिया गया। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की कि स्थायी खरीद केंद्र ग्राम सेवा सहकारी समितियां होंगी, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 45,539 गाँवों के भले के लिए एक कदम उठाया। किसान महापंचायत के प्रदेश के मुखिया रामपाल जाट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इन फैसलों को सराहते हुए यहाँ तक कह दिया कि पिछले भारतीय जनता पार्टी के राज में जब भी किसान ने किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन किया, तब उन्हें जेल भेजा गया, और 32 से अधिक बार किसान आंदोलनकारियों को पिछले राज में गिरफ्तार किया गया। लेकिन इन सब के बीच सियासत इतनी तेज हो चुकी है कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने यह आरोप राजस्थान की सरकार पर लगा दिया कि जितने खरीद केंद्र बनने चाहिए थे वो नहीं बने हैं, और न ही किसानों से जुड़ी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के पास राजस्थान का कोई गंभीरतापूर्वक आवेदन आया है। राजस्थान पूरी तरह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है, लेकिन यहाँ की भौगोलिक हालात इस तरह के हैं कि कहीं पर पहाड़ी इलाका है तो कहीं पर बारिश बिल्कुल नहीं होती, और कहीं पर ऐसा भी होता है कि वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, और ऐसे में बेमौसमी आपदाएं भी किसानों को नुकसान पहुँचाती है। माटी पुत्रों का हाल जानने और उनकी सुध लेने के लिए ज़रूरत है केंद्र और राज्य सरकार के बीच उचित समन्वय की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़े फैसले किसान हित में लिए हैं, और अब ज़रूरी है कि केंद्र भी राजस्थान के हालात के मद्देनज़र यहाँ के किसानों की दशा को सुधारने की दिशा में कोई बड़ी पहल करे। और चलिए अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का और जानते हैं यहाँ के अहम खबर अपने सहयोगी राजीव गौड़ से। जोधपुर में कोरोना के कोहराम के चलते आज 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, एक उदयमंदिर क्षेत्र की और दूसरी प्रतापनगर क्षेत्र की। दोनों के महात्मागंज अस्पताल में इलाज चल रहा था। दोनों ही कुछ और भी बीमारियों से ग्रसित थी, मगर उनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद से हड़कंप सा मच गया। वहीं कल रात को एक मौत और एम्स में हो गई थी। कुल मिला के 24 घंटों की बात करें तो 3 मौतें कोरोना पॉजिटिव की वजह से हो चुकी है, और उधर जोधपुर में जो सर्वे का और स्क्रीनिंग का काम लगातार जारी है। कुल मिलाकर अगर आज की बात करें तो 2 दर्जन से अधिक लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर GL मीणा के निर्देशन में लगातार जांच रिपोर्ट की मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका से एक जांच मशीन कल सुबह जोधपुर पहुंचनी है, उसके बाद में एक साथ कई जो मरीज की एक साथ जांच ज्यादा हो सकेगी, इससे कम से कम राहत मिलती नजर आएगी। उधर अगर बात करें क्वारंटाइन सेंटर को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के शिकायतें सामने आई है, जिस पर उच्च अधिकारियों ने आवश्यक कदम भी उठाए हैं। तमाम जितने भी क्वारंटाइन सेंटर हैं, वहां की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं।
अब रुक करते अजमेर संभाग का और जानते हैं यहाँ की अहम खबर अपने सहयोगी कौशल जैन से। मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान सरकारी एडवाइजरी के तहत अब दिखने लगे हैं हाईवे पर चहल पहल के दृश्य। नियम और शर्तों के तहत संचालित हो रहे ट्रकों के चलते दिख रहे अब हाईवे पर पहिए। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार के दिशा निर्देश पर जारी लॉकडाउन के बाद जीवन और जीविका को पटरी पर लाने के लिए सरकार के नियम और शर्तों के साथ लागू मॉडिफाइड लॉकडाउन का असर अब राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर दिखाई देने लगा है। लॉकडाउन के चलते वीरान और सुनसान पड़े तमाम सड़क मार्गों पर अब नियम और शर्तों से बंधे ट्रकों के पहिए दौड़ते दिखने लगे हैं, तो वहीं हाईवे के सहारे आजीविका चलाने के लिए खोले गए ढाबे भी धीरे धीरे आबाद हो रहे हैं और सड़कों पर ट्रकों के पहियों की आवाज़ और ट्रकों की आवाजाही ने एक बार पुनः जीवन और जीविका को पटरी पर लाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। संपूर्ण लॉकडाउन समाप्त होने के बाद बाजारों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने में जुटी सरकार की योजना के मुताबिक बाजारों में कालाबाजारी रोकने के लिए जरूरी है कि खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति पूरी की जाए। अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक कोरोना संक्रमण के चलते जीवन सामान्य हो पाएगा, लेकिन कोरोना से बचाव ही इसका एक उपचार है। सरकारी नियम और कानूनी कायदों के बाद अब जल्द ही जीवन और जीविका को लौटते हुए देखा जाएगा हाईवे के माध्यम से पटरी पर, लेकिन जरूरी है अभी भी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग। अब चौथे संभाग का रुख कर लेते हैं, कोटा संभाग की अहम खबर जान लेते हैं सचिन ओझा से। कोटा में फैलता ही जा रहा है कोरोना वायरस। आज कुल 7 मामले आए सामने। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 156 पर। आज सुकेत और केथुनीपोल क्षेत्र में ये पॉजिटिव मामले सामने आए, पर कोटा क्षेत्र एक बार फिर कोरोना का हॉटस्पॉट साबित हुआ, जिसके कारण जनता को कर्फ्यू से राहत नहीं मिल सकी। भीमगंज मंडी, अनंतपुरा और दादावाड़ी थाना इलाके के शिवपुरा में भी कर्फ्यू जारी है। कोरोना और लॉकडाउन का असर आज आखा तीज पर भी देखने को मिला। विवाह समारोह की बुकिंग रद्द होने से शादी समारोह से जुड़े कारोबारियों के साथ बस मालिकों को करोड़ों का नुकसान हुआ। बस मालिकों ने राज्य सरकार से विशेष राहत पैकेज घोषित करने की मांग की है। वहीं कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने कोरोना योद्धाओं के लिए पहल करते हुए काढ़ा तैयार किया है और शहर के विभिन्न इलाकों में सेवाएं दे रहे पुलिसकर्मियों को वितरित किया। कोरोना के खौफ के बीच आज बड़ी खुशखबरी मिली और कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए 9 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज किए गए मरीजों में 5 मरीज कोटा के और 4 मरीज झालावाड़ के हैं। डिस्चार्ज के समय सभी मरीजों को स्टाफ ने तालियां बजाकर विदा किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ओम कसेरा और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना भी मौजूद रहे। चलिए अब जान लेते हैं बीकानेर संभाग का हाल अपने सहयोगी संजय पारीक से। बीकानेर के लिए आज का दिन भी राहत भरा रहा। आज 58 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीणा ने इसकी जानकारी दी। तो वहीं दूसरी ओर महाजन के अर्जनसर में स्थित क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्थाओं का आलम भी देखने को मिला। यहाँ पर जब चिकित्सा विभाग की टीम निरीक्षण के लिए पहुंची तो यहाँ व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। यहाँ पर न तो सैनिटाइजर था, ना ही मास्क। इसके अलावा सफाई व्यवस्था भी बेहाल थी। जो यहाँ पर 3 व्यक्ति क्वारंटाइन किए गए थे, उनके लिए खाना भी घर से मंगवाया जा रहा था और बिस्तर भी घर से मंगवाए गए थे। यहाँ पर नियुक्त किए गए शिक्षक भी अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आए। चिकित्सा विभाग की टीम का कहना था कि इस तरह की व्यवस्थाओं से कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की शिकायत जिला प्रशासन से की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले के बाद जिला प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है। और चलिए सेकेंड लास्ट संभाग का रुख करते हैं, भरतपुर संभाग का। जानते हैं यहाँ की अहम खबर दीपक लवानिया से। देश पर जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो सिख समाज की एक अहम भूमिका रहती है। बात करें भरतपुर के सिख समाज की, तो यहाँ का सिख समाज एक अपनी बड़ी भूमिका कोरोना वायरस की जो जंग चल रही है उसमें निभा रहा है और गुरुद्वारे में रोजाना जरूरतमंद व गरीब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था सिख समाज द्वारा की जा रही है। बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर के पाईबाग स्थित गुरुद्वारे में उन गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन के सैकड़ों पैकेट बनाए जाते हैं जो कि लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम ने आज पाईबाग स्थित गुरुद्वारे के भोजनालय का जब जायजा लिया तो नजर आया कि सिख समाज के लोग सुबह से ही भोजन के पैकेट तैयार करने की मशक्कत में जुट जाते हैं।
कोई आटा लगाता है तो कोई सब्जी काटता है और किसी का काम रोटियां बनाने का रहता है। पूरे सेवा कार्य की कमान संभाल रहे नगर निगम के पूर्व उप महापौर और गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह पाले और उनकी पूरी टीम इस काम में जी जान से जुटी हुई है। गुरुद्वारा सिंह सभा के अध्यक्ष व पूर्व उप महापौर इंद्रपाल सिंह पाले का कहना है कि सिख समाज का मूल मंत्र सेवा भाव है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भरतपुर का सिख समाज कोरोना वायरस की जंग में अपनी भूमिका निभा रहा है। और चलिए अब नजर डालते हैं सबसे लास्ट वाले संभाग की, उदयपुर संभाग जो आखिरी संभाग बचा है। सहयोगी रवि कुमार शर्मा से जानते हैं यहाँ की आज अपडेट क्या रही। उदयपुर जिले में आज लगातार दूसरे दिन एक और युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दरअसल उदयपुर के मावली तहसील के थावला गांव का यह युवक 2 दिन पहले ही मुंबई से ट्रक द्वारा अपने गांव पहुंचा था। इस युवक की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन ने इस युवक के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटाइन किया है, साथ ही पूरे इलाके को सील भी कर दिया है। उदयपुर में आज लगातार दूसरे दिन कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया। दरअसल उदयपुर के मावली तहसील के थावला गांव में 23 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित पाया गया। यह युवक राजसमंद के करौली गांव में कल पॉजिटिव पाए गए मरीज के साथ 2 दिन पहले ट्रक द्वारा मुंबई से उदयपुर पहुंचा था। हालांकि कल राजसमंद के करौली गांव में पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद उसके साथ आए लोगों की पहचान करके थावला गांव के इस युवक को कल ही उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय की कोरोना यूनिट में भर्ती करा दिया गया था, जहां आज इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इस मरीज युवक के कॉन्टैक्ट में आए अन्य लोगों को भी अब जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन कराया गया है। आपको बता दें कि उदयपुर के सलूमर कस्बे में भी कल अहमदाबाद से लौटा एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। दरअसल इस युवक की पहचान कल राजसमंद जिले के करौली गांव में एक अन्य युवक के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हुई थी। ये दोनों ही युवक 2 दिन पहले मुंबई से ट्रक द्वारा उदयपुर और राजसमंद पहुंचे थे। इसके बाद जिला प्रशासन खासा अलर्ट है, साथ ही खासकर अहमदाबाद और मुंबई से आने वाले लोगों को लेकर खासी सख्ती बरती जा रही है। तो आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम